हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम जानेंगे पुनर्जागरण क्या है, यूरोप में पुनर्जागरण के क्या कारण थे। पुनर्जागरण क्या है ये हम जानेंगे और यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था उसके कारण, उसके रीज़न क्या थे। सबसे पहले हम पुनर्जागरण का अर्थ समझेंगे। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना या पुनर्जन्म। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना या पुनर्जन्म। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसका उद्देश्य मध्यकालीन जीवन शैली और विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक जीवन शैली और विचारधाराओं को अपनाना था। पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसका प्रमुख उद्देश्य जो है मध्यकालीन जो जीवन शैलियाँ थी उनको छोड़कर जो है आधुनिक जीवन शैली और आधुनिक विचारधाराओं को अपनाना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई थी। इटली का एक प्रसिद्ध शहर है फ्लोरेंस, यहाँ से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच हुआ था। पुनर्जागरण आंदोलन जो था वो 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इस युग में यूरोप में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए। इस युग में यूरोप के निवासियों ने भौगोलिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और व्यापारिक क्षेत्र में प्रगति की। देखिए, जो पुनर्जागरण आंदोलन था वो 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच हुआ था यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप की जो दशाएं थी वो ठीक नहीं थी, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा। क्योंकि मैंने इससे पहले के जो टॉपिक्स बनाए हुए हैं यूरोप से संबंधित, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो इंग्लैंड में क्रांति क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे जेम्स द्वितीय का जो शासनकाल था वो ठीक नहीं था। धार्मिक आधार पर वहाँ पे कई सारे भेदभाव होते थे। और वैसे ही आपने जो फ्रांसीसी क्रांति में देखा कि वहाँ पे जो फ्रांस का शासक था वो निरंकुश शासक थे फ्रांस में, और साथ ही सामंती और जो पादरी वर्ग के लोग थे उनका भी जो है बहुत बुरा प्रभाव था वहाँ पे फ्रांस में। इसलिए जो है यूरोप को एक अच्छे और एक विकसित जो है समाज की आवश्यकता थी और सामाजिक समानता की उसको आवश्यकता थी। इसलिए वहाँ पे 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच जो है पुनर्जागरण आंदोलन स्टार्ट होता है। तो अच्छे से समझेंगे हम पुनर्जागरण आंदोलन क्या था, इसको अच्छे से देखिए एक बार। इस युग में यूरोप के निवासियों ने भौगोलिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और व्यापारिक क्षेत्र में प्रगति की। इस युग में, कौन से युग में? 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप के जो निवासी थे उन्होंने भौगोलिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और व्यापारिक क्षेत्रों में प्रगति की। पुनर्जागरण वह आंदोलन था जिसने रोम और यूनान की जो प्राचीन सभ्यताएं और संस्कृति थी उनका जो है पुनरुद्धार करके उनकी एक नई चेतना को जन्म दिया। देखिए, रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यता क्या थी, वहाँ पे जो है धार्मिक आधार पर भेदभाव होता था। जो रोम का पोप था एक धार्मिक नेता था, धर्मगुरु इसको कह सकते हैं आप, धर्मगुरु। तो वो क्या था, वो जो है धार्मिक आधार पर जो है शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बाध्य करता था, एक शासक को भी बाध्य करता था। और जो वहाँ की जनता थी उनको भी जो है, उनके ऊपर भी जो है अत्याचार होता था रोम के पोप के द्वारा। तो वहाँ पर की जो व्यवस्थाएं थी वो ठीक नहीं थी, रोम का प्रभुत्व था, रोम के पोप का प्रभुत्व था वहाँ पे। तो इन सभी व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए, इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए यूरोप में जो है पुनर्जागरण की शुरुआत हुई है। अतः पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। अतः पुनर्जागरण का उद्देश्य यूरोप की मध्यकालीन व्यवस्थाओं को त्याग कर आधुनिक युग की व्यवस्थाओं को अपनाना था। यूरोप के लगभग सभी देशों में कई समय से निरंकुश शासन चलता आ रहा था। यूरोप के कई देशों में लगभग कई समय से, मतलब बहुत पहले से जो है निरंकुश शासन चलता आ रहा था। रोम के पोप का भी बहुत बुरा प्रभाव था जिसके चलते यूरोप किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पा रहा था। पुनर्जागरण आंदोलन से यूरोप की दशा में सुधार होने लगा। जो पुनर्जागरण आंदोलन था उससे यूरोप की दशा में सुधार होने लगा। इंग्लैंड की 1688 की क्रांति और फ्रांस की जो 1789 की क्रांति थी उससे यूरोप के देशों में काफ़ी बदलाव आया। देखिए, जो 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी वो जेम्स द्वितीय का जो धार्मिक कुरीति जो थी, जेम्स द्वितीय जो है धार्मिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करता था, उसके विरुद्ध चलाई गई थी 1688 की क्रांति थी। इससे भी जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया यूरोप के देश में। जो जेम्स द्वितीय का जो प्रभुत्व था वो कम हो गया, कैथोलिक धर्म का प्रभुत्व कम हो गया वहाँ पे। और जो फ्रांस की 1789 की क्रांति थी तो उस समय क्या हुआ, जो फ्रांस का शासक था लुई 16वां, वो निरंकुश तरीके से शासन करता था और पादरी और जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे, जो
उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। इन सभी व्यवस्थाओं से जो वहाँ की आम जनता है वो परेशान हो जाती है और वो क्रांति करने लगती है। तो जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, और इसके बाद आपको पता है 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी और धर्म सुधार आंदोलन भी हुए थे यूरोप में। तो ये सब चीज़ क्या थे, इनको ही पुनर्जागरण कहा जाता है। मतलब फिर से जागना, लोग जागरूक होने लगे कि हमें अपने जो है यूरोप का में अगर यूरोप को अगर प्रगति करनी है तो हमें इन सब जो मध्यकालीन जो व्यवस्थाएं हैं, ये निरंकुश शासन हो गया, धार्मिक आधार पर भेदभाव हो गया, इन सब चीज़ों को समाप्त करना चाहिए। इसलिए यूरोप के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पुनर्जागरण की शुरुआत करते हैं। पुनर्जागरण के अंतर्गत आपने देखा इंग्लैंड की जो 1688 की क्रांति हुई थी, फ्रांस की 1789 की क्रांति हुई थी, और जो औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में हुई थी। 18वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति और धर्म सुधार आंदोलन भी वहाँ पे हुए थे। यही सब है पुनर्जागरण, मतलब फिर से जागना। लोग जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, समानता के लिए लड़ते हैं लोग, यही है पुनर्जागरण। ठीक है, अब हम जानेंगे कि यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था, यूरोप में जो पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था, इसके कारण क्या थे। क्या कारण थे, व्यापार और नगरों का विकास। यूरोप में पुनर्जागरण का मुख्य कारण वहाँ पर व्यापार और नगरों का विकास करना था, ताकि यूरोप के देश आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर सके। जो यूरोप में पुनर्जागरण था उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि यूरोप में व्यापार और नगरों का विकास होना चाहिए, ताकि यूरोप के का जो देश है, यूरोप के जो देश हैं वो आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर सकें। व्यापार के विकास से नए नए शहर बसे। इन शहरों में व्यापार के सिलसिले में अनेक देशों के व्यापारी आने लगे और उनके बीच विचारों का आदान प्रदान होने लगा। विचारों के आदान प्रदान से जनसाधारण का बौद्धिक विकास हुआ। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा 18वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई थी, इससे क्या हुआ, यूरोप के देशों में उद्योग स्थापित होने लगे, उद्योगों की स्थापना होने लगी वहाँ पे। तो उद्योगों की स्थापना हुई तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे नगरों का भी विकास हुआ होगा, और उद्योगों के विकास से जो है रोजगार के लिए लोग दूसरे देशों से भी यूरोप में प्रवेश करने लगे, और व्यापार भी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वहाँ पे वृद्धि होने लगी। तो इन सब से क्या हुआ, इन सब से जो अनेक देशों के व्यापारी जो है आते थे उसके रोजगार के लिए या फिर व्यापार के लिए आते थे, तो इनका क्या होता था, इनके बीच जो है विचारों का आदान प्रदान होता था, जिससे जो यूरोप की जो मध्यकालीन व्यवस्थाएं थी उनमें परिवर्तन होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, और इससे जो जनता का था बौद्धिक विकास होने लगा। नंबर 2 देखिए क्या था, कागज और मुद्रण कला का आविष्कार। कागज और मुद्रण कला का आविष्कार। मुद्रण कला क्या होता है, जो छपाई का काम होता है। ठीक है, जो छपाई का काम होता है उसका आविष्कार। देखिए पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में कागज और मुद्रण कला का आविष्कार भी महत्वपूर्ण था। अगर पुनर्जागरण को आगे बढ़ाना था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कागज और मुद्रण कला का आविष्कार भी होना चाहिए। कागज और मुद्रण कला के आविष्कार से पुस्तकों की छपाई बड़े पैमाने पर होने लगी, और अब साधारण व्यक्ति भी सस्ती दर पर पुस्तकें खरीद और पढ़ सकते थे। पुस्तकें भी जनसाधारण की भाषा में लिखी जाती थी, जिससे ज्ञान विज्ञान लोगों तक आसानी से पहुंचने लगा और लोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने लगे। देखिए जो पुनर्जागरण आंदोलन था, इसको आगे बढ़ाने के लिए कागज और मुद्रण कला का आविष्कार जरूरी था, क्योंकि जब लोग शिक्षित होंगे तभी वहाँ पे जो है प्रगति हो सकती है। इसलिए जो कागज और मुद्रण कला का आविष्कार जो हुआ था वहाँ पे, उससे पुस्तकों की छपाई जो है बड़े पैमाने पर होने लगी, और जो पुस्तकें थी वो भी जनसाधारण की भाषा में छपाई होती थी उनकी, क्योंकि जो साधारण लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनको भी जो है भाषा समझ में आ सके और वो लोग शिक्षा के लिए जागरूक हो सकें। ठीक है, पुस्तकें की यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, पुस्तकें भी जनसाधारण की भाषा में लिखी जाती थी, जिससे ज्ञान विज्ञान लोगों तक आसानी से पहुँचने लगा और लोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने लगे। आगे देखिए नंबर 3, कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। उस्मान के जो तुर्की लोग थे उन्होंने जो है 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। अब ये कुस्तुनतुनिया क्या था, ये देखिए। उस समय कुस्तुनतुनिया जो है ज्ञान विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था, लेकिन तुर्कों की विजय के पश्चात कुस्तुनतुनिया के जो विद्वान थे वो भागकर यूरोप चले गए और उन्हें वहीं के देशों में शरण ले ली। कुस्तुनतुनिया के पतन से यूरोप और पूर्वी देशों के बीच व्यापार का स्थल मार्ग बंद हो गया और अब जल मार्ग से पूर्वी देशों में पहुंचने का प्रयास होने लगा। ठीक है, तो क्या था, जो कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था पुनर्जागरण का, क्योंकि कुस्तुनतुनिया जो था वो एक ज्ञान विज्ञान का प्रमुख केंद्र था उस समय।
1453 ईस्वी के आसपास ये चीज़ें 14वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था पुनर्जागरण आंदोलन। तो उस समय ये था जो कुस्तुनतुनिया था वो एक ज्ञान विज्ञान का प्रमुख केंद्र था। वहाँ पे जो है कई सारी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है विद्वान निवास करते थे। तो उस समय जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया तो कुस्तुनतुनिया को वो कर दिया गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ के जो जितने भी विद्वान थे वो जो है भाग कर वहाँ से यूरोप में चले गए और यूरोप के लोग जो है उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगे। ठीक है, उनसे जो है आधुनिक विचारधाराओं को प्राप्त करने लगे उन विद्वानों से। इसलिए क्या हुआ, उसके पतन से जो है यूरोप को काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदा हुआ कुस्तुनतुनिया के पतन से, क्योंकि वहाँ के जितने भी विद्वान थे, धार्मिक विद्वान कह सकते हैं, सामाजिक विद्वान आप उनको कह सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, यूरोप की जनता को जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का बहुत ज़्यादा वो किया। इसलिए इससे जो है जो पुनर्जागरण आंदोलन था उसको सहारा मिलने लगा। अब यूरोप की सामाजिक स्थिति, नंबर 4 है यूरोप की सामाजिक स्थिति। यूरोप की सामाजिक स्थिति ठीक नहीं थी। इंग्लैंड में कैथोलिक चर्च का प्रभाव था और फ्रांस में निरंकुश शासकों और पादरी तथा कुलीन वर्ग के लोगों का प्रभुत्व। देखिए, जो यूरोप की उस समय की तत्कालीन स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। यूरोप की सामाजिक स्थिति ठीक नहीं थी। इंग्लैंड में आपको पता है जब जेम्स द्वितीय का शासनकाल चल रहा था तो उसमें वहाँ पे कैथोलिक चर्च का बहुत बुरा प्रभाव था, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता था। और फ्रांस में निरंकुश शासक आपको पता होगा, लुई 14वां, लुई 16वां, आपको पता होगा इसके बारे में। और पादरी तथा जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग, उनका प्रभुत्व था वहाँ पे। और इटली में भी रोम के पोप का प्रभुत्व था। आपको पता है रोम का जो पोप था उसका संपूर्ण यूरोप पर प्रभुत्व था, लेकिन ये इटली में रहता था, इसका निवास जो है इटली के रोम में था। तो क्या इटली में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अन्य देशों की अपेक्षा इटली में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। अतः यूरोप को इन व्यवस्थाओं में सुधार करने की आवश्यकता थी ताकि यूरोप के देश जो है प्रगति कर सके। ठीक है, आपको पता है कि यूरोप की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियाँ ठीक नहीं थी उस समय। तो जो यूरोप की को जो है आवश्यकता थी कि वो इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन करे, इसलिए पुनर्जागरण की शुरुआत होती है यूरोप में। ठीक है, ये शुरुआत जो है 14वीं शताब्दी में हो जाती है और ये 17वीं शताब्दी तक चलते रहता है, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, मैंने आपको बता दिया है। वहाँ की व्यवस्था बहुत बुरी व्यवस्था थी, वहाँ की दशा बहुत बेकार थी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अगर यूरोप को आगे बढ़ाना था, उद्योगों के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ाना था तो उसको आवश्यकता थी कि जो मध्यकालीन वहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही हैं उन व्यवस्थाओं को ख़त्म करना। इसलिए वहाँ पे पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। पुनर्जागरण के तहत आपने देखा धर्म सुधार आंदोलन हुए, वहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन हुआ था और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में हुआ था। उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी मैं। धर्म सुधार आंदोलन हुआ था यूरोप में। और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई थी 18वीं शताब्दी में। और 1688 में इंग्लैंड में क्रांति होती है जेम्स द्वितीय के विरुद्ध। और फ्रांस में 1789 में क्रांति होती है। ये सब क्या थे, ये सब पुनर्जागरण के ही थे। ठीक है, पुनर्जागरण ही इसका ही मतलब होता है कि पुनर्जागरण मतलब फिर से जागने के लिए लोग क्या कर रहे थे, इस तरीके के आंदोलन चला रहे थे ताकि जो है यूरोप को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, पुनर्जागरण का मतलब यही होता है कि फिर से जागना या पुनर्जन्म, फिर से जागना या पुनर्जन्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपके में ये पुनर्जागरण से संबंधित कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और जानना भी ज़रूरी है कि पुनर्जागरण क्या है, उसका क्या अर्थ है और यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था उसके क्या कारण थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपके में ये टॉपिक है पुनर्जागरण से संबंधित, तो आपको इसको एक बार अच्छे से देख लेना है और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।